हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया 21 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है जिसमें सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। तो या तो आप इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू वो होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। और नीचे वाला देखिएगा आप लोग, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्मेट में आ रहा है। तो ऊपर वाले को यदि किसी तरह से आप ए क्यू प्लस बी क्यू बना लेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो हम इसको डिवाइड करके ही बना लेते हैं। इस तरीके से तो आप बना ही सकते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01404 और डिवाइडेड बाय, देखिए इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको कॉमन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 144 से 144 होता क्या, 12 का स्क्वायर। तो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 6 का स्क्वायर, और 24 12 दोनों 6 के मल्टीपल है, तो हम 6 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो जैसे 6 का स्क्वायर कॉमन करेंगे, पहला टर्म हमें 24 से स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे छुट क्या रहा है 4 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाता, प्लस 1 और माइनस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब इसमें से दशमलव हटा के पूरा पूरा नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो 5 नंबर है दशमलव के बाद, तो नीचे 10 पे पावर 5 आ जाएगा, मतलब 1 पे 5 जीरो, यानी कि 10 का पावर 5। तो दशमलव हटाया हमने तो आ गया 10 का पावर 5 गुना 6 का स्क्वायर 36 लिख देते हैं, और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक 17, 17 माइनस 4 13। ठीक है, ये नीचे आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1404। ठीक है। देखिए इसमें कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, क्योंकि 13 से 100 बार में 1300, और फिर 104 यानी कि 108 बार में सीधा सीधा कट रहा है, और 108 आएगा तो 108 36 से भी कट जाएगा 3 बार में, यानी कि कितना आ गया 3 बटा 10 पे पावर 5। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 का पावर -5। ठीक है, मतलब ऊपर जाएगा पावर तो माइनस में हो जाता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल यदि 1 है तो 4 साल में दोगुनी हो जा रही है, मतलब अमाउंट 2 हो जा रहा है। ठीक है, फिर अगले 4 साल में क्या होगा, फिर से दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल का काम करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो होता है, जो अमाउंट होता है वो टोटल प्रिंसिपल का काम करता है अगले ईयर के लिए। तो अगले 4 साल के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, तो फिर 2 से फिर से दोगुना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर अगले साल में 2 से फिर से दोगुना, सॉरी 4 से फिर से दोगुना 8 हो जाएगा। टाइम कितना लग गया, पहला 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल, 12 सालों में कितनी हो गई, 12 गुनी हो गई, सॉरी 8 गुनी हो गई, 1 से 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 गुनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला क्या, वो ट्रिक ही समझ लीजिए, एक छोटा सा ट्रिक है कि आप क्या कीजिए, एक तरफ ईयर लिख दीजिएगा और एक तरफ टाइम्स लिख दीजिएगा, और सवाल में जो दिया है, सवाल में ये दिया है कि 4 साल में कितनी टाइम्स हो जा रही है, 2 टाइम्स, दोगुनी हो जा रही है। ठीक है, और पूछ रहा है 8 वर्षों में। हम करते क्या है कि यहाँ पे n से गुना कर देंगे और यहाँ पे पावर n कर देंगे। ठीक है, यही हमारा ट्रिक है। अब यदि आपको 8 गुनी बोली है तो 2 पे कितना पावर कीजिएगा कि 8 आ जाए। ठीक है, आपको 8 गुनी निकालने बोला है ना, तो 2 पे कितना पावर कीजिएगा 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दिया, 12 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सी एक गैर शून्य संख्या है जो प्रत्येक सेट पूर्ण पूर्णांक परिमेय और वास्तविक में आती है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर की बात यदि कर रहा है तो जीरो तो ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो नॉन जीरो नंबर नहीं है ना, जीरो जीरो है। और कौन सा ऐसा नॉन जीरो नंबर है जो कि इन चारों सेट से हो, होल नंबर से भी हो, इंटीजर से भी हो, रेशनल भी हो और रियल भी हो। ठीक है, तो रियल तो चारों हैं, रियल नंबर चारों हैं इसमें से,
रेशनल नंबर की बात करेंगे यानी कि परिमेय संख्या, तो रूट वाले नंबर नहीं आते हैं, मतलब वैसा नंबर जो कि रूट से बाहर नहीं निकल पाए उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेशनल तो होगा ही नहीं, ये डी आउट हो गया। और जब -1 की बात करेंगे तो -1 इंटेजर तो है, रियल भी है और रेशनल भी है। -1 तीनों क्राइटेरिया में फिट बैठेगा, इंटेजर भी है, रेशनल भी है, रियल भी है, लेकिन होल नंबर नहीं है। क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति कितनी है? तो 300 मीटर 24 सेकंड में, यानी कि जो इसका स्पीड है वो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि 300 मीटर बटा टाइम 24 सेकंड। ये जो हमारा स्पीड आया है मीटर प्रति सेकंड में आया, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड से बदल के किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो 300/24 को जैसे ही आप लोग 18/5 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है इसको काट देते हैं। तो 36 18 छचों के 24 पंचों के 20, यानी कि 15 बार में 20 से 300, 15 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि एक गोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे संख्यात्मक मान इसीलिए बोल रहा है क्योंकि गोले के आयतन और गोले का क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकता। इसलिए बराबर नहीं हो सकता क्योंकि गोले के आयतन में जो डायमेंशन, जो यूनिट है वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, मतलब क्यूब होता है डायमेंशन का। और एरिया में क्या होता है? डायमेंशन का स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, जो भी बोलिए स्क्वायर होगा। और आयतन में क्यूब होता है, इसीलिए दोनों का सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान ही बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब सवाल क्या है कि एक गोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया, तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? आपको आर पूछ रहा है ना, आर की वैल्यू, तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ से भी 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक आर बचेगा, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो गया? 3, यहाँ का 3। ठीक है, तो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक धावक है जो कि 48 मिनट में साढ़े 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है? तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो स्पीड निकल जाएगा। स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 7.2 किलोमीटर। टाइम जो है वो मिनट में दिया हुआ है तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर देंगे ना। तो 48 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 चौके 48, 12 पंचे 60, यानी कि 0.8 आ जाएगा। ठीक है, मिनट को हमने बदल लिया घंटा में, 0.8 आवर। ठीक है, अब ये जो स्पीड आया हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया ना। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी एच एम नहीं एच। अब यहाँ से देखिए दशमलव दशमलव कट जाएगा, 72 8 से कट जाएगा 9 बार में, कितना आ गया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि भागीदारों एक्स और वाई ने क्रमशः 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद जेड ने 1.5 लाख रुपया के साथ निवेश किया। ठीक है, जेड 6 महीने के बाद पैसे लगा रहा है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 90,000 रुपया था। जेड ने एक्स से कितने अधिक कमाया? ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, और सब जगह से 4 जीरो हटा लेते हैं ना। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हमें रेशियो ही तो निकालना है, तो रेशियो में 4 जीरो तो ऐसे ही कट जाना है। ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो से हम निकाल लेंगे कि प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा इन्हें। अब देखिए, जब एक्स का बात करेंगे तो मान लेते उसने 5 रुपये लगाए, हालांकि 50,000 था, लेकिन हमने 4 जीरो काट दिया है। एक्स ने 5 यूनिट पैसे लगाए, वाई ने 10 यूनिट और जेड ने 15 यूनिट। ठीक है, बस ये है कि एक्स और वाई ने 12 महीने के लिए लगाए थे
तो इसको 12 से गुना कर लेंगे। आप सीधा 2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक यदि 12 महीने के लिए लगा रहा है, दूसरा 6 महीने के लिए लगा रहा है, तो 2 गुना लगा रहा है ना पहला वाला, तो आप 2 और 1 से भी गुना कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया, x ने 12 महीने के लिए, y ने 12 महीने के लिए और z ने 6 महीने बाद, यानी कि सिर्फ 6 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 60, 60 सब जगह है क्या? नहीं, 5 और 6 हर जगह है, तो 5 और 6 से काट दीजिए। इसको 30 से काटेगा, 6 5 30। ठीक है, तो 6 से इसको काटेगा तो 2 हो जाएगा 12 को, और 5 से इसको काटेगा तो 1। 5 से 10 को काटा तो 2, और 6 से 12 को काटा तो 2। 5 से 15 को काटा तो 3, और 6 से 6 को काटा तो 1। कितना आ गया? 4, 2:4:3। तो हो गया। पूछ कह रहा है आपसे जेड ने एक्स से कितने अधिक कमाया। ठीक है, तो देखिए जेड ने कितना कमाया 3, एक्स ने कितना कमाया 2, तो कितना अधिक कमाया 1। आउट ऑफ ये पूरा 4 3 7 2 9, एक अधिक कमाया आउट ऑफ 9, और 9 की वैल्यू दे रखी है आपको 90,000। ठीक है, इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 10,000। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि 3 दोस्त एक जीत की इनामी राशि को 2:3:4 के अनुपात में बांटते हैं। यदि कुल इनामी राशि 9,000 रुपये है, तो सबसे अधिक हिस्सा पाने वाला व्यक्ति सबसे कम हिस्सा पाने वाले व्यक्ति से कितना अधिक मिलता है। ठीक है, देखिए सबसे अधिक हिस्सा पाने वाला व्यक्ति कौन है? ये जिसको 4 अनुपात में मिल रहा है, और सबसे कम जिसको 2 अनुपात में मिल रहा है। दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का गैप है, तो यही पूछ रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 2 यूनिट का गैप है, आउट ऑफ 4 3 7 दोनों, आउट ऑफ 9। ठीक है, आउट ऑफ 9, और टोटल अमाउंट है कितना? 9,000 रुपये। यहाँ से निकल जाएगा गैप 1,000, और गुना 2 2,000। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला एक त्रिकोणीय झंडे का आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार और ऊंचाई क्या है? यदि आपको किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता है, तो आप लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो यदि इसका आधार 5x और 4x आप मान लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा 5x और हाइट हो जाएगा 4x, यानी कि 20x स्क्वायर बराबर 160 दे रखा है। यहाँ से x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x बराबर 4 आगे आपसे पूछ रहा है कि झंडे का आधार और ऊंचाई है कितना। तो 5x और 4x ही था ना, और x की वैल्यू हमने निकाल ली 4। तो कितना आ जाएगा? 5 के 20 और 4 के 16। 20 और 16 आ जाएगा आधार और ऊंचाई x की वैल्यू रखने पे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 58,320 है, तो 2 वर्ष पहले यह कितनी थी? ठीक है, तो हर वर्ष 8% के रेट से बढ़ रही है। तो 2 साल में कितना बढ़ेगी? सक्सेसिव हो जाएगा 8% का। तो 8% का जब आप सक्सेसिव लगाइएगा, तो सक्सेसिव लगाते कैसे? a प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100, ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 64/100, यानी कि 8% का 2 साल के लिए जो सक्सेसिव आया वो आ गया 16.64%। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा पॉपुलेशन 100 था, तो 2 साल के बाद बढ़ के कितना हो गया? 116.64 हो गया। ठीक है, और इस सवाल में 116.64 की वैल्यू ही 58,320 दे रखी है, क्योंकि बढ़ा हुआ पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो 116.50 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 58,320। ठीक है, 5 गुना है ये। दिख रहा है आपको 5 गुना? देखिए कैसे 5 गुना। आप किसी नंबर को जब पूरा पूरा नहीं देख पाते ना, तो उसको टुकड़ों में तोड़ के देखा कीजिए। मैं आपको इस सीरीज में शुरुआत से ये बताते आया हूँ कि टुकड़ों में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को। टुकड़ों में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो हर एक चीज़ आपको आसान दिखने लगेगा। ठीक है, जब यहाँ पे आप देखिएगा, तो 1 का 5 गुना है 5, 16 का 5 गुना है 80, 80 निकालने के बाद यहाँ पे 3 बच रहा है, यानी कि 320 बच रहा है। यहाँ पे देखिए 64 का 5 गुना है 320, है ना? सब कुछ 5 गुना चल रहा है। 1 का 5 गुना 5, ठीक है? 16 का 5 गुना 80, 3 बचा यहाँ पे, 3 इधर कीजिएगा, तो 64 का 5 गुना 320। मतलब सारे नंबर एक दूसरे के 5 गुने पे चल रहे हैं। तो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको अब क्लियर है
कि 116 को जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से तो ये तो 583 के आसपास ही पहुंचेगा। 116 को जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 कुछ यानी कि 583 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन आपको पहुंचाना कितना पे 58,320 यानी कि आपको इसको 500 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 116, यूनिट की वैल्यू थी 58,320। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500 क्योंकि 500 से ही मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है 58,320। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 को भी 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 50,000। 100 को भी हमने कर दिया 500 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। देखिए आप लोगों को अपने कैलकुलेशन को तेज करने के लिए छोटी छोटी चीजें सीखनी होगी। शुरुआत में आपको टफ लगेगा या तो ऐसा लगेगा कि ये शायद आप लोग फालतू ही सीख रहे हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा। लेकिन जब आप लोग इसको एक बार सीख लीजिएगा ना, फिर आप लोग खुद फायदा देखिएगा कि कितना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सवाल में। मतलब 95% सवालों में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ऐसे कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं पे निवेश किया, एक पे 10% का लाभ और दूसरे पे 5% की हानि हुई। यदि कुल निवेश 5,000 रुपये था और शुद्ध परिणाम 100 रुपये का लाभ था तो लाभ कमाने वाली वस्तु में कितना निवेश किया गया। देखिए ये कह रहा है सवाल कि एक बंदे के पास 5,000 रुपये था, उसने 5,000 को दो हिस्से में बांट दिया, एक हिस्से से उसको 10% का प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट मतलब +10 लिख लेते हैं, और एक हिस्से से 5% का लॉस यानी कि -5%। ठीक है, और उसने जो टोटल फायदा कमाया 5,000 पे 100 रुपये का फायदा कमाया। ठीक है, सवाल में दे रखा है 5,000 पे 100 रुपये का फायदा कमाया। तो 5,000 का 100 है कितना परसेंट? 2%, क्योंकि 5,000 का 1% होगा 50, तो 2% होगा 100, यानी कि उसने 2% का ओवरऑल फायदा कमाया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एलिगेशन लगा देते हैं। तो एलिगेशन लगाएंगे तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 2 में -5 माइनस करेंगे तो 2 माइनस -5 यानी कि 7। ठीक है, तो किस अनुपात में उसने पैसा लगाया था ये पता चलेगा आप लोगों को, 7:8 के। ठीक है, पूछ रहा है कि लाभ कमाने वाले वस्तु में कितना निवेश किया गया था। तो लाभ कहाँ से मिल रहा है +10% से ना। यहाँ पे कितना निवेश किया गया था 7 यूनिट आउट ऑफ 15 यूनिट। 7 यूनिट इन्वेस्ट किया गया था प्रॉफिट कमाने वाले में आउट ऑफ 15 यूनिट, इनटू टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया था 5,000। निकाल लेंगे, यहाँ से काटिए जो कट रहा है, तो 5×3 = 15,000, मतलब 3 बार में कट जाएगा, 5 से 3 ये आ गया, 1,000 यहाँ हो जाएगा 5 से, और यहाँ पे 3 ऊपर आ गया 7,000/3। तो 7,000/3 यानी कि आप सीधा 7-7 को भी देख सकते हैं। 3 से जब आप 7 को काटेगा तो 3 गुना 6.33 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आएगा। 1000 से गुना कीजिएगा 2.333 को, क्योंकि 1/3 होता है क्या, 0.333 होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 5 पुरुष या 12 महिलाओं का एक समूह एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 5 पुरुष और 12 महिलाओं द्वारा उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया गया, समय ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों अलग अलग 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों साथ मिलके 35 दिनों में पूरा करेंगे। कंबाइंड कैपेसिटी दोगुना हो जाएगा ना। देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि 5 पुरुष का कैपेसिटी और 12 महिलाओं का कैपेसिटी सवाल में एक दे रखा है, क्यों एक, मतलब सेम कैपेसिटी है 5 पुरुष का और 12 महिलाओं का, क्योंकि दोनों काम को 70 दिनों में कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे या लिखा हुआ है। ठीक है, या तो 5 पुरुष करे या 12 महिलाएं करे, दोनों 70 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों की कैपेसिटी बराबर होगी ना। यदि दोनों की कैपेसिटी बराबर है और दोनों को हमने जोड़ दिया तो कैपेसिटी दोगुनी हो जाएगी, और जैसे ही कैपेसिटी दोगुनी होगी तो टाइम आधा हो जाएगा। यहाँ पे हमने दोनों को जोड़ दिया और कर दिया, यहाँ पे दोनों अलग अलग थे। ठीक है, दोनों अलग अलग थे, सेम टाइम ले रहे थे, दोनों की कैपेसिटी सेम थी, दोनों को जैसे ही जोड़ा तो कैपेसिटी दोगुनी हो गई। ठीक है, तो दोगुनी हो गई तो टाइम आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। देखिए हर सवाल को ना लिख के बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना भी होगा। आप इसको लिख के भी बना सकते हैं कि 70 दिन, 70 दिन, और यहाँ पे आपने एक काम मान लिया, 70 काम मान लिया, दोनों की कैपेसिटी हो गई 1 और 1, टोटल काम 70, कैपेसिटी 1 1 2 आ जाएगा 35। लेकिन इतना लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक मशीन 6 मिनट में 120 बोतलें भर सकती है, तो 14 मिनट में कितनी।
ठीक है, ये भी बच्चों वाला सवाल दे दिया इसने। 6 मिनट में 120 बोतल, यानी कि 1 मिनट में 20 बोतल। 6 मिनट में 120 बोतल, यानी कि 1 मिनट में 20 बोतल भरेगी। तो 1 मिनट में यदि 20 बोतल भरेगी तो 14 मिनट में 14 गुना 2 180 280 बोतल भरेगी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि 10 बक्सों का औसत वजन 15.5 किलोग्राम है। यदि सबसे भारी बक्से का वजन 21 किलोग्राम और सबसे हल्के बक्से का वजन 10 किलोग्राम है, तो शेष बक्से का वजन कितना होगा? देखिए, मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी कि यदि एक क्लास में 10 लोग हैं, मैंने कल भी बताई थी, 10 लोग हैं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं और उनका एवरेज स्कोर 90 है। एक बच्चे को या 2 बच्चे को और शामिल कर लेते हैं, मान लेते हैं 2 बच्चों को हमने और शामिल कर लिया, 12 बच्चे हो गए और इनका भी एवरेज 90 ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 2 बच्चे शामिल हुए थे, उनका भी एवरेज 90 ही रहा होगा, तभी तो ओवरऑल एवरेज चेंज नहीं हुआ। पहले भी एवरेज 90 ही था, बाद में भी 90 ही रह गया। ऐसा क्यों होगा? जब बाद के हमने 2 बच्चों को इंक्लूड किया, उनका भी वजन, सॉरी, एवरेज मार्क्स या एवरेज वजन जो भी बोलिए, 90 ही रहा होगा। तभी शामिल करने पे एवरेज वजन चेंज नहीं हुआ, पहले भी 90, बाद में भी 90। ठीक है, तो यदि सेम रहता है पहले और बाद में, तो जो बाद में शामिल हुए हैं ना, उनका भी सेम ही होगा। यहाँ पे भी सवाल वही है। देखिए, 10 बक्सों का औसत वजन कितना दे रखा है? 15.5 किलोग्राम। और 10 बक्सों में 2 बक्सों का औसत वजन कितना है? देखिए, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 10, जब दोनों का औसत निकालेगा तो 21 प्लस 10 31/2, यानी कि 15.5 ही आएगा। 2 बक्से, भारी बक्से और हल्के बक्से का वजन 21 और 10 दे रखा है, तो इसका एवरेज भी 15.5 ही आएगा। तो इसको जब आप माइनस कीजिएगा टोटल में से, टोटल एवरेज में से, तो फिर बचे हुए का भी 15.5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप 15.5 ही लेके जा रहे हैं, सेम इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा रिवर्स में इसको देखिए। रिवर्स में ये कहना चाह रहा है ये कि 12 बच्चे थे, उनका एवरेज स्कोर 90 था। 2 बच्चे को हमने साइड कर दिया, जिनका मतलब सवाल ये है कि 12 बच्चे थे, उनका एवरेज 90 था। 2 बच्चे को हमने साइड कर दिया, जिसका एवरेज 90 था। तो जो 10 बचेंगे उसका भी तो एवरेज 90 ही बचेगा। सेम सवाल यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इसको बना भी सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो 10 गुना 15.5 और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, फिर 8 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि 150 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि 30 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले से इस सवाल को बनाते हैं। 150 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है, यानी कि कितना है? 2:3, 5 यूनिट बराबर 150, तो 1 यूनिट बराबर 30, यानी कि अम्ल कितना? 60 लीटर। पानी कितना? 90 लीटर। दोनों जोड़िए 50 लीटर आ जाएगा। रेशियो भी 2:3 मेंटेन है। अब इसमें अम्ल कितना है? 60 लीटर है। और हमने क्या किया? 30 लीटर मिश्रण निकाला और 30 लीटर पानी डाल दिया। तो हम जो फॉर्मूला लगाते थे वो क्या होता था? अम्ल का इनिशियल क्वांटिटी 60 माइनस 1 माइनस कितना क्वांटिटी निकाल रहे हैं? 30 आउट ऑफ 150, टोटल 150 लीटर ही है ना। और कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं? सिर्फ एक ही बार कर रहे हैं ना, तो पावर 1। 2 बार करेंगे तो पावर 2। इससे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कि इस प्रोसेस को करने के बाद अम्ल की क्वांटिटी क्या हो गई। ठीक है, अम्ल की इनिशियल क्वांटिटी 60 थी और उसमें से 30 निकाल लिया हमने टोटल मिक्सचर 150 में से। ठीक है, तो हमारा जो अम्ल का फाइनल क्वांटिटी आएगा वो क्या आ जाएगा? 60 इंटू 1 माइनस 30/50, 150 1/5 हो जाएगा, यानी कि 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अम्ल का जो इनिशियल क्वांटिटी था वो 60 था और फाइनल क्वांटिटी हो गया 48। ठीक है, आउट ऑफ 150, क्योंकि आपने 30 लीटर मिश्रण निकाला और 30 लीटर पानी डाल दिया, तो क्वांटिटी तो अब भी 150 ही है ना, लेकिन अम्ल घट के कितना हो गया? 48। तो कितना परसेंट हो गया, यही आपसे पूछ रहे हैं। 48 150 का कितना परसेंट है आपको निकालना है। ठीक है, आउट ऑफ 100 देख सकते हैं, परसेंट निकालते हैं तो ये 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 16 3 48 गुना 2 32%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक पानी की टंकी एक संयुक्त प्रिज्म के आकार की है। निचला हिस्सा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आधार क्षेत्र और 1.2 मीटर ऊंचाई वाला एक त्रिकोणीय प्रिज्म है, जबकि ऊपरी हिस्सा 40 सेंटीमीटर
और गुना 30 सेंटीमीटर आधार और 0.8 मीटर ऊंचाई वाला है। एक आयताकार प्रिज्म है। लीटर में टंकी का कुल आयतन क्या है? देखिए सवाल ये है कि एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है और कंटेनर जो है वो मतलब पानी की टंकी है, वो संयुक्त प्रिज्म के आकार की, मतलब कंपोजिट प्रिज्म। इसका मतलब ये होता है कि दो अलग अलग टाइप का प्रिज्म है। मैंने बताया था प्रिज्म बहुत तरीके का होता है। कुछ प्रिज्म ऐसे होते हैं जिसका आधार सर्कुलर होता है, वृत्ताकार। कुछ प्रिज्म ऐसे होंगे जिसका आधार स्क्वायर होगा, ठीक है, और कुछ प्रिज्म ऐसे होंगे जिसका आधार ट्रायंगुलर होगा। तो अलग अलग टाइप के प्रिज्म होते हैं और इसमें दिया हुआ है संयुक्त प्रिज्म, मतलब दो अलग टाइप के प्रिज्म को मिला के एक कंबाइंड टंकी बनाया गया, कंटेनर बनाया गया, जो भी बोलिए, ठीक है। तो यदि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो दोनों प्रिज्म का अलग अलग निकाल के जोड़ना होगा। तो यदि हम कंबाइन पूरे पानी की टंकी का वॉल्यूम का बात करें, भी का, तो ये क्या होगा? पहले प्रिज्म का वॉल्यूम प्लस दूसरे प्रिज्म का वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि कंपोजिट प्रिज्म है, दो अलग अलग प्रिज्म है, तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालना होगा हमें। इसमें पहले प्रिज्म का जो डायमेंशन दिया हुआ है, आप लोगों को एक बात पता है कि जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है? आधार का एरिया इंटू हाइट। बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को। प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का एरिया इंटू हाइट। आप लोग यहाँ पे देखिए, जो पहला प्रिज्म है उसका एरिया दिया हुआ है आधार का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट भी दिया हुआ है 1.2 मीटर। एक चीज सेंटीमीटर में है और एक चीज मीटर में है, तो सबको या तो सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, तो सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि जो पहला वाला प्रिज्म है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बेस का एरिया 60 इंटू हाइट 1.2 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर को तो 100 से गुना करेंगे, तो 1.2 मीटर को जब 100 से गुना करेंगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला प्रिज्म का वॉल्यूम निकल गया, आयतन। अब आते हैं दूसरे वाले प्रिज्म पे। दूसरा वाला प्रिज्म जो है उसका आधार का डायमेंशन दे रखा है कि उसका जो आधार है वो 40 गुना 30 सेंटीमीटर का है। तो एरिया निकाल लेंगे, डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया आ जाता है। तो 40 गुना 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आधार का एरिया आ गया दूसरे वाले प्रिज्म का। हाइट भी चाहिए, हाइट 0.8 मीटर है, तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे यानी कि 80 सेंटीमीटर। ये हमारा टोटल प्रिज्म का एरिया आ गया, सॉरी वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया पूरे प्रिज्म का, कंपोजिट प्रिज्म का। कितना आया? 12 छक्के 72, 7200 यहाँ आ जाएगा और 12 अठे 96 यानी कि 96,000। इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1,03,200, ठीक है। आप लोगों को आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1,03,200 ये क्या हो रहा है? सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये जो आया आपको सेंटीमीटर क्यूब में आया ना, और आप लोगों को पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1,000 लीटर होता है। जब इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो आपको मिलेगा 1,000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1,000 लीटर, इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से क्या मिला आपको कि 1,000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है और आपको लीटर में पूछा है आंसर, ठीक है। तो इधर से 3 नंबर छोड़ के दशमलव बिठा देंगे, इतना लीटर हो जाएगा। मतलब आपको मिला था 1,03,200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको लीटर में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीटर हो जाएगा? 103.2 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये दिया हुआ है कोट ए इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स और आपसे पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा। आप लोगों को पता है कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और कोट ए दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो जब आप कोट स्क्वायर ए निकालिएगा तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर और प्लस 2x इंटू वन बाई एक्स यानी कि प्लस 2 आ जाएगा। ये x इंटू वन बाई एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना एक दूसरे से, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे 1 है प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो बिंदु हैं और उससे गुजरने वाली लाइन का ढलान क्या होगा। तो मैंने बताया था स्लोप निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला। यदि आपके पास दो पॉइंट है तो आप उससे स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? एम होता है y2 माइनस y1 या तो y1 माइनस y2 जो भी बोलिए, ठीक है। और यहाँ पे x2 माइनस 1,
ठीक है, तो यहाँ पे y2 y1 का वैल्यू रख दीजिए। y2 है आपका -7 और y1 है 5, तो 7 माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा, -12 बटा x2 कितना है 4 और x1 कितना है -2, तो 4 माइनस माइनस 2 यानी कि 6, 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया -12 बटा 6 यानी कि 2 -2। स्लोप आपका कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि मूल बिंदु 0 0 यानी कि ओरिजिन से बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड पे स्थित एक बिंदु तक की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो जब भी हम न्यूनतम दूरी की बात करते हैं ना, मान लेते हैं ये लाइन ए बी है हमारा और इस पॉइंट ओ से न्यूनतम दूरी निकालना है, तो न्यूनतम दूरी हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा जो मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए सवाल बनाते हैं। सवाल ये है कि एक पॉइंट है ओरिजिन, तो ओरिजिन बनाने के लिए हमें एक एक्स और वाई एक्सिस खींचनी होगी। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका जो कटिंग पॉइंट होता है इसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, इतना तो आप लोग जान रहे होंगे। ये हमारा ओरिजिन है 0 0। ठीक है, इस पे दो पॉइंट है ए और बी। ए जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, आप लोगों को पता है ये एक्स लाइन होता है और ये वाई लाइन होता है। ठीक है, जब पहले पॉइंट के लिए बात करेंगे ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट पे देखिए 3 0 है यानी कि एक्स 3 वाई 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 3 0। दूसरा पॉइंट है बी जो कि 0 4 है यानी कि एक्स इसका 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो यहाँ पे होगा 0 4। ठीक है, अब जैसे ही आप इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगा। मैंने इस दोनों पॉइंट को मिला दिया ए और बी को, एक लाइन मिल गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या था हमारा ए, ये ए था और ये बी था। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें आप लोगों को पता है, आप लोगों को कि इसके हमारे दो कोऑर्डिनेट मिल गए। मतलब इधर का जब डिस्टेंस देखिएगा ओ से, मान लेते हैं ये ओ है। ठीक है, ओ से ए का तो ये 3 डिस्टेंस बनेगा और ओ से बी का तो ये 4 डिस्टेंस बनेगा। तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका साइड 3 और 4 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस। तो मैंने अभी बताया जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ओरिजिन से इस लाइन ए बी का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आपको इस पे परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। और परपेंडिकुलर को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना एबीसी, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस पे, उसको निकालने के लिए आप सीधा सीधा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं। यही तो होता है। 4×12/5 यानी कि कितना आ जाएगा 12/5, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, यही डिस्टेंस होगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को। देखिए इसको मिटा रहे हैं, फिर से समझाते हैं एक बार, इसको साइड कर देते हैं। देखिए हमारा जो ट्रायंगल आया वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री है और यही हमारा लाइन है ए बी। ठीक है, और इसमें जो हमें पता है, जो निकाला हमने, वो ये निकाला कि ओ से ए का लेंथ 4 है और ओ से बी का लेंथ, सॉरी मैंने ए बी उल्टा लिख लिया, इसको भी सही कर देता हूँ। ओ से ए का लेंथ 4 है और ओ से बी का लेंथ 3 है, तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा 5। हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर का लेंथ होता है डी, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस बटा हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4, बेस कितना 3, तो 4 तिया 12 बटा हाइपोटेनस 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 2.4। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण एल कोण ओ के बराबर है और साइड एल एम साइड ओ पी के बराबर है और कोण एम कोण पी के बराबर है, तो कौन सा नियम एल एम एन और ओ पी क्यू को सर्वांगसम बनाएगा। तो यदि हम दो ट्रायंगल की बात करें, एक एल एम एन, ठीक है, और एक ओ पी क्यू, दो ट्रायंगल है हमारे पास एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एंगल एल और एंगल ओ दोनों बराबर है दोनों ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल में एंगल एल है और दूसरे में ओ है, ये दोनों कोण जो है बराबर है
और साइड भी बराबर है, LM साइड बराबर है किसके, OP के साइड के, और एक दूसरा कोण यानी कि एंगल M एंगल P के बराबर है। देखिए दो ट्रायंगल में यदि दो कोण बराबर हैं और उसके बीच का एक साइड भी बराबर है तो दोनों जो ट्रायंगल होते हैं ना ये सर्वांगसम हो जाते हैं, मतलब सेम ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सर्वांगसम होंगे। ठीक है, कौन से रूल्स है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, दो एंगल बराबर हो रहे हैं और उसके बीच का एक साइड बराबर हो रहा है, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, दो एंगल बराबर उसके बीच का साइड बराबर। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है √11 माइनस 2√30 और माइनस 1/√11 माइनस 2√30 का वैल्यू निकालना है इसमें। तो देखिए अब जब बात करेंगे हम 11 माइनस 2√30 की, तो मैंने बताया था इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, नंबर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा और वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यदि हम बात करें 11 माइनस 2√30, तो इसको आप लोग इजीली तोड़ सकते हैं। यहाँ से 30 को √6 इंटू √5 में, तो √6 का स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, √6 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 11 है, ठीक है, माइनस 2√√6 इंटू √5, ठीक है। इस चीज को 11 माइनस 2√30 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि 11 माइनस 30 को 2√30 को हम लोग बोल सकते हैं कि ये √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, यदि इसका होल स्क्वायर है तो यदि हम रूट निकालेंगे इसका, तो इसका रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इसका रूट ये आ जाएगा सिंपली √6 माइनस √5। ठीक है, तो इसी के जगह पे हम यहाँ पे √6 माइनस √5 रखेंगे सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह पे √6 माइनस √5 रख देंगे, √6, एक सेकेंड, √6 माइनस √5 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √5। इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे √6 प्लस √5 से। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 5 यानी कि 1 आ जाएगा, ये नीचे पूरा गायब हो गया, 1 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा, ये बचा 6 माइनस √5 और माइनस √6 प्लस √5, यही बचा। अब यहाँ से देखिए -6 और +6 कैंसिल आउट हो जाएगा, -√6 प्लस √6 क्या बचेगा, -2 इंटू √5, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु तक की रेखाखंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई क्या होगी। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले किसी शिफ्ट में, समझा के डिटेल में बताया था कि 3 नंबर ट्रिपलेट होते हैं, 3 चीजें। एक होता है c/2, ठीक है, मतलब जीवा का आधा, जो भी जीवा का लेंथ हो उसका आधा। दूसरा होता है जीवा से सेंटर का डिस्टेंस d, सेंटर से जीवा को जो डिस्टेंस होता है वो, और r रेडियस, ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो r होता है, रेडियस। ठीक है, ट्रिपलेट में सबसे बड़ा साइड जो होता है वो रेडियस होता है, सबसे बड़ा नंबर। तो यदि ये तीनों ट्रिपलेट हैं हमारे पास, इसमें से दो चीज दिए हुए हैं सवाल में, तो तीसरा चीज हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें r दिया हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा साइड दिया हुआ है ट्रिपलेट का 26। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है त्रिज्या 26, डिस्टेंस भी दिया हुआ है 10। ठीक है, लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु तक की रेखाखंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वो डिस्टेंस है सेंटर से जीवा का। तो यदि आपको दो चीजें पता है, ट्रिपलेट होता है, आप लोगों को ये भी पता होगा 24, 10 और 26 ट्रिपलेट होता है। यदि आपको 24, 10, 26 ट्रिपलेट पता नहीं है तो आपको ये तो पता होगा कि 12, 5 और 13 ट्रिपलेट होता है। तो ये दो गुना ही ना, 13 का दो गुना, 5 का दो गुना, तो 12 का दो गुना, यानी कि 24, 10, 26 ट्रिपलेट होगा। समझ गए, सॉरी। तो 24, 10, 26 ट्रिपलेट होगा, तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि c/2 का वैल्यू कितना आया, 24 आया। तो c का वैल्यू कितना होगा, आपसे सवाल में यही पूछ रहा है, c/2 24 है तो जीवा कितना होगा, कोड तो 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। उसी वृत्तखंड में वृत्त की किसी बिंदु पे अंतरित कोण क्या है। देखिए कोई भी जीवा, कोई भी कोण
सेंटर पे जितना कोण बनाती है उतना ही उसका आधा कोण जो है वो सर्कल पे बनाती है उसी साइड। ठीक है, सवाल ये मतलब ये है कि एक सर्कल है, उसमें कोई जीवा है, मान लेते हैं ए बी, और ये दिया हुआ है कि ये जी ए बी जीवा जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो उसी साइड, मतलब जिस साइड सेंटर है उसी साइड सर्कल पे कितना कोण बनाएगी, तो आधा बनाती है। मतलब जितना कोण सेंटर पे बनाती है उसका आधा बनाती है। मतलब 60 डिग्री बना रही है तो कितना बनाएगी सर्कल पे, 30 डिग्री। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि सेंटर जिधर है उधर ही उसका आधा बनाएगी। दूसरे तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरे तरफ फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, तो ये 30 है, ये वाला 30 है, तो ये 150 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उसी वृत्तखंड में, मतलब जिधर आपका सेंटर है, ठीक है, उसी तरफ कितना एंगल बनाएगी। तो सेंटर जिधर है, सेंटर के साथ 60 बनाया तो उसका आधा बनाएगी, यानी कि 30, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 5/2 है, तो सेक ए माइनस टेन ए क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा। रीजन ये है कि सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी को हमने यहाँ पे रहने दिया और ए प्लस बी को इधर बटा में कर लिया, सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ से देखिए इसका जो भी वैल्यू होगा उसका उल्टा वैल्यू होगा सेक ए प्लस टेन ए का। तो यदि सेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू 5/2 दिया हुआ था, तो सेक ए माइनस टेन ए का वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/5। आइए अगले सवाल पे। ये आज का आखिरी सवाल है, इसमें बोल रहा है आप 3.5 घंटे में 52 रुपये 50 पैसे कमाते हैं, अपनी प्रति घंटे मजदूरी को भिन्न के रूप में ज्ञात कीजिए। देखिए 3.5 घंटे में 52 रुपये 50 पैसे कमाते हैं, तो 1 घंटे में कितने कमाएंगे, 52 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाय 3.5 घंटे, इतना ही कमाएंगे ना 1 घंटे में। ठीक है, ये दशमलव हट गया, जीरो जीरो भी कैंसिल आउट, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 5 105 बार में, और नीचे 7, 105/7 आ गया। अच्छा 15 से कट जाएगा, ये 15 सत्ते 105 होता है, तो कितना आ गया 15, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।